Okay, so class 10, we are on question second 9.1. Read the question from your book. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. क्या था इस क्वेश्चन में? एक ट्री है बीडी जो अर्थ के साथ 90 डिग्री के एंगल पर स्टैंड कर रहा है। ड्यू टू स्टॉर्म आंधी आई और ये ट्री सी पॉइंट पर क्या हो गया? ब्रेक हो गया। जब ये सी पॉइंट से ब्रेक हो गया तो जो उसका ब्रेक हुआ पार्ट है या तो राइट डायरेक्शन में ग्राउंड पर गिर जाएगा या लेफ्ट डायरेक्शन में। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में ग्राउंड पर फॉल करा सकते हो। मैंने इसको राइट डायरेक्शन में फॉल कराया और वो ग्राउंड पर कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है? ग्राउंड को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्री का टॉप है मतलब डी पॉइंट जब वो ग्राउंड को टच करता है तो वो अर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करता है। हमने उस पॉइंट को ए एज्यूम कर लिया, नया पॉइंट जिस पॉइंट पर डी पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है और गिवन है कि उस पॉइंट से उस ट्री का जो बॉर्डर है उन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की जो हाइट है वो है बीडी और बीडी डिपेंड करती है बीसी प्लस सीडी पर। तो हमारा टारगेट है बीसी और सीडी दोनों को कैलकुलेट करना। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट है जो आपको अपने आप से अप्लाई करना है कि सीडी किसकी इक्वल होगा? सीए के इक्वल होगा। करेक्ट, सीडी सीए के इक्वल होगा क्योंकि यही वो पार्ट है जो ट्री का जो पार्ट है वो ब्रेक होकर किसको टच कर रहा है? अर्थ को टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। तो हमने क्या किया? राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में tan 30 अप्लाई कर दिया। tan 30 इज इक्वल टू बीसी अपॉन एबी। कौन से रूल से? पंडित दंडी प्रसाद आर कॉलेज। और बीसी हमने कैलकुलेट कर लिया 8/√3 मीटर। अभी हम इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे। हमें किसकी जरूरत थी? बीसी की जरूरत थी। अगर हमें बीडी कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट करना है तो हमें बीसी चाहिए था। हमने बीसी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें किसकी जरूरत है? सीडी। लेकिन सीडी किसी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें ये पता है सीडी और सीए इक्वल है, इसलिए हम यही राइट एंगल ट्राइंगल को दोबारा यूज करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एसी की। और हमने एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दोबारा से ट्राइंगल एबीसी में हमने sin 30 अप्लाई किया क्योंकि sin 30 होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एसी की वैल्यू आ गई 2bc। अब ये जो बीसी की वैल्यू आपने पहले पॉइंट की हुई थी वो आपने यहाँ पर यूज कर ली और एसी आ गई 16/√3। तो एसी की जरूरत थी, एसी मतलब सीडी की जरूरत थी और हमें सीडी और बीटन से एसी हमें मिल गई। अब क्या करना है? अगर ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। बीसी प्लस सीडी दोनों को प्लस कर दिया एंड रेशनलाइज कर दिया। यू विल गेट योर फाइनल आंसर। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है जो इंस्टॉल करना चाहता है 2 स्लाइड्स। वो छोटे बच्चों का झूला होता है ना, बच्चे ऊपर चढ़ते हैं फिर फिसल कर नीचे आते हैं, ये उस स्लाइड की बात कर रहा है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. एक ऐसा स्लाइडर है हमारे पास जो ग्राउंड फ्लोर से कितने मीटर की हाइट पर है? 1.5 मीटर की हाइट पर है और ये है उसकी स्लाइड। एक स्लाइड है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो स्लाइड है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर क्या है? इंक्लाइंड है। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. और जो बड़े लोग हैं मतलब elder children, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए उसने जो स्लाइड है वो उसकी हाइट डबल कर दी। कितनी हाइट कर दी? 3 मीटर। और उसका जो स्लाइडर है वो ग्राउंड फ्लोर के साथ एंगल ड्रॉ कर रहा है 60 डिग्री। वो ग्राउंड फ्लोर के साथ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। What should be the length of the slide in each case? Name the triangle. That first triangle is ABC. It is a right angle triangle. Again, name second triangle. Say it is PQR. And angle Q will be equal to 90 डिग्री क्योंकि जो हाइट है स्लाइडर की वो 90 डिग्री के एंगल पर ही इंक्लाइन होगी।
अगर हम कोई पोल है, कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, या यहाँ पर जो स्लाइड की हाइट है, या कोई बॉय गर्ड है, अगर वो स्टैंड कर रहा है तो वो 90 डिग्री के एंगल पर ही क्या करेगा, स्टैंड करेगा। ठीक, और कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में? नो। हाइट गिवन है 1.5 और 3 मीटर, और एंगल जो इंक्लाइन कर रहा है वो गिवन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड? स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है वो। स्लाइड की लेंथ मतलब हमें इस ट्राइंगल में AC कैलकुलेट करना है और इस ट्राइंगल में PR कैलकुलेट करना है, तो कर सकते हैं ना। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एप्लीकेबल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम अप्लाई कहाँ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड फॉर एक्यूट एंगल्स। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक्यूट एंगल्स भी गिवन है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री गिवन है। और इस ट्राइंगल में सिर्फ एक साइड गिवन है। यहाँ पर भी आपको एक हिंट मिलता है, जब भी कभी राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक साइड गिवन होती है तो एक और साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर मुझे कोई एक एक्यूट एंगल पता है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पर हो, बेस एंगल हो, या वो वर्टेक्स एंगल हो। अभी हमने क्या किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, उसमें जब आपको ट्राइंगल की 2 साइड गिवन थी तो आप क्या कर रहे थे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे थे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप वो तीसरी साइड कैलकुलेट करते थे। वो कब करते थे? जब एंगल स्पेसिफाइड नहीं था, जब एंगल गिवन नहीं था, है ना। एंगल थीटा गिवन था, या साइन A cos B, फाइंड tan A, मतलब ABC की फॉर्म में गिवन था एंगल। क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 टाइप से कैलकुलेट किए हैं, एक जब एंगल स्पेसिफाइड है, एक जब एंगल स्पेसिफाइड नहीं है। जब एंगल स्पेसिफाइड है जैसे tan 30, तो tan 30 आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपको एंगल स्पेसिफाइड है तो आपका काम सिर्फ एक साइड अगर गिवन है तब भी चल जाता है। लेकिन अगर एंगल स्पेसिफाइड नहीं है तब आपको राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड गिवन होती हैं, और थर्ड आपको पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखो एक ही साइड है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा क्योंकि एक्यूट एंगल हमें पता है, क्योंकि एंगल इज स्पेसिफाइड, और जो एंगल है वो स्टैंडर्ड एंगल है 30 डिग्री और 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू मुझे साइन टेबल से पता है। अब मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किसका होता है? साइन। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, साइन 30 कितना हो जाएगा? AB अपॉन AC, साइन 30 कितना होता है? 1/2, AB 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 मीटर। एंड अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, अगेन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रेशियोज ना वी हैव। लेकिन इस चैप्टर में आपको 3 से काम चल जाएगा, या साइन, या कॉस, या टेन, क्योंकि बाकी तीनों तो उनके रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो आपको इसमें, और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है साइन और टेन से सोल्व होते हैं। सिर्फ 1 या 2% क्वेश्चन है जिसमें कॉस अप्लाई करना पड़ता है। 98% क्वेश्चन साइन और टेन से ही सोल्व होते हैं। साइन 60 अप्लाई कर दीजिए, साइन 60 कितना हो जाएगा? PQ अपॉन PR। साइन 60 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू PQ 3/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3PR इज इक्वल टू 6, तो PR इज इक्वल टू 6/√3। अगर √3 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? 6√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 इंटू 2 या 6, तो 2/√3 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड स्लाइड एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द
first slide. Kindly match your answer from your answer sheet. Now move on to next question. Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. तो देखो पहले ना ये समझ लेना क्वेश्चन को रीड करके हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। एक हमें टावर गिवन है और उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, ग्राउंड से, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक टावर ड्रॉ कीजिए और बेस ड्रॉ कीजिए और थोड़ी दूर पर ग्राउंड फ्लोर पर कोई पॉइंट ले लीजिए। क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। लेकिन इसमें एक लैंग्वेज है वो थोड़ा समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड करो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच, ये जो विच है, विच ये किसके लिए यूज़ हुआ है, उस पॉइंट के लिए जो पॉइंट ग्राउंड पर है, क्योंकि ये जो विच है ये बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल पास यूज़ किया गया है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ये कुछ जब आप स्टडी करोगे अब इंग्लिश ग्रामर में। तो ये जो विच है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये उस पॉइंट के लिए यूज़ हुआ है जो ग्राउंड फ्लोर पर है, और हमने वो ग्राउंड फ्लोर पर ये पॉइंट पी एज्यूम कर लिया। तो अब ये पॉइंट पी की बात कर रहा है। ये जो विच आया है पी के लिए, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो पॉइंट पी है ये फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये है, मान लीजिए ये पॉइंट है क्यों, इससे कितना मीटर दूर है, इट इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर, यानी कि पी से क्यू तक का डिस्टेंस 30 मीटर है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताइए। मतलब पी क्यू, अगर इस पॉइंट को आप आर एज्यूम कर लो तो आपको क्या फाइंड करनी है, फाइंड क्यू आर। बताओ इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करोगे। हमें क्यू आर फाइंड करनी है और हमें बेस गिवन है, तो हमें उस लिस्ट में से एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आए। और परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan में, tan होता है p अपॉन b, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर tan 30। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में tan 30 इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू पी। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू पी कितना है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 आर क्यू इज इक्वल टू 30, सो आर क्यू विल बी इक्वल टू 30 अपॉन √3। फिर से √3 कहाँ आ गया है, डिनोमिनेटर में। जब भी अंडर रूट डिनोमिनेटर में आएगा वी नीड टू रेशनलाइज इट, तो मल्टीप्लाइड बाय द रेशनलाइजिंग फैक्टर, और इस केस में जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो √3 होगा, तो मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय √3, यू विल गेट 30 √3 अपॉन √3 into √3 3, 3 10 is 30, so R cube will be equal to 10 √3 and the units is given in meter, so the answer is meter. Hence the height of the tower is 10 √3 meter. Next question is question number 6. Read it from your book. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. अब इस सेंटेंस को पढ़कर क्या समझ में आया, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, ड्रॉ कर लीजिए। एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 30 मीटर है, इस बिल्डिंग के से कुछ दूरी पर एक बॉय है। अब ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो बॉटम है ग्राउंड फ्लोर पर टच करेगा, और जो बॉय है वो भी कहाँ होगा, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर ही तो खड़ा होगा, है ना, वो हवा में तो होगा नहीं, या वो उसके पैर धरती के अंदर तो नहीं होंगे। तो वो जो बॉय है इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर,
इस बॉय इज अ बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। सपोज करो ये बॉय है 1.5 मीटर का, ठीक, जो बिल्डिंग के बॉर्डर से कुछ डिस्टेंस दूर स्टैंड कर रहा है। बॉय है, बिल्डिंग है और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है। ड्रॉ कर लिया। नाउ रीड द सेकंड सेंटेंस। अगर डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है तो ऐसे सीखना है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करो, ड्रॉ कर लो, फिर थोड़ा सा रीड करो, फिर ड्रॉ कर लो। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे, रिविजन इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये फिगर्स ऐसी याद हो जाएंगी, माइंड में ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, याद करनी नहीं पड़ेंगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये ध्यान से करो कहाँ से कहाँ का गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, बॉय की जो आईज है वहाँ से कहाँ का, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब समझ में आई सेंटेंस को रीड करने के बाद कि ये बॉय कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था, यहाँ से इसने बिल्डिंग का टॉप देखा, तो बिल्डिंग का टॉप देखा, उसका जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड फ्लोर के बीच में बनता है। अब आपकी लाइन ऑफ साइट क्या है, ध्यान से देखो, ये है लाइन ऑफ साइट, और बच्चे की आईज यहाँ पर है। अब अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट, जैसे भी क्वेश्चन हमने किया था, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो ग्राउंड फ्लोर से था, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड फ्लोर से ना बनकर ऊपर किसी पॉइंट पर बना हुआ है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड फ्लोर के बीच में होता है। तो अब क्या करोगे, इस पॉइंट से ग्राउंड फ्लोर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अब जो काम ग्राउंड फ्लोर करता है वो काम ये पैरेलल लाइन करेगी, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड फ्लोर इनके बीच में बना हुआ है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री कहाँ से बनेगा, ये इस पॉइंट से बनेगा। ट्राइंगल को नेम दे दीजिए, ए बी सी डी ई। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द बॉय इज मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और आफ्टर सम टाइम वो एक और नए पॉइंट पर पहुंच जाता है। सपोज कीजिए वो पहुंच गया एक्स पॉइंट पर, बॉय पहले यहाँ था, चलता चलता एक्स पॉइंट पर आ गया। अब वो देखता है बिल्डिंग की तरफ, तो बिल्डिंग की तरफ देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये पॉइंट है एच। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस फाइंड करो जो उसने बिल्डिंग की तरफ चलने में ट्रैवल किया। तो बॉय ई से लेकर एच तक चला है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, EH इज योर फाइंडिंग एलिमेंट। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बना है DHC, दिस इज पॉइंट C, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है EEC, करेक्ट। अगर ये 1.5 मीटर है EA, तो BC भी 1.5 होगी, यस या नो। और ये जो 30 मीटर हाइट गिवन है, ये कहाँ से कहाँ तक है, BD है ना, 30 मीटर ये कंप्लीट है, टॉप से बॉटम तक। तो अगर मुझे DC की जरूरत है तो DC कितना आएगा, 30 माइनस 1.5, कितना बच जाएगा, 28.5 मीटर ये बन जाएगी D से C तक लेंथ। तो यहाँ पहले मेंशन कर दो, DB इज इक्वल टू 30 मीटर, CB इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू 1.5 मीटर, सो DC इज इक्वल टू DB माइनस DC इक्वल टू 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर। इन राइट एंगल ट्राइंगल बताओ पहले DHC में अप्लाई करेंगे या DEC में अप्लाई करेंगे,
पहले छोटे ट्राइंगल में अप्लाई कर दो। इन राइट एंगल ट्राइंगल DHC, इन राइट एंगल ट्राइंगल DHC और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दीजिए 10, क्योंकि उसमें आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इज इक्वल टू DC अपॉन XC। tan 60 कितना होता है? √3 DC 28.5 अपॉन XC, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, XC इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अभी रेशनलाइज मत करो, क्या पता वो बाद में हमें दोबारा रेशनलाइज करना पड़ जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल DEC, इन राइट एंगल ट्राइंगल DEC tan 30 is equal to DC upon EC। tan 30 कितना होता है? 1/√3 DC 28.5 अपॉन EC को हम लिख सकते हैं EH प्लस CH। क्या ये मेंशन कर सकते हैं? EC इज इक्वल टू EH प्लस CH, दोनों को प्लस कर देंगे तो कंप्लीटली वापस हमें EC मिल जाएगी। हमने इसको CH इसलिए लिखा क्योंकि CH की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, और ये CH की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करेंगे और EH आ जाएगा। EH में हमें क्या करना था? फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करें, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EH प्लस CH इज इक्वल टू 28.5 √3। CH की वैल्यू रिप्लेस करो, EH प्लस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। जो तो जाकर माइनस होगा, या अब एक काम कर लेते हैं, पहले इसको रेशनलाइज कर लें, नहीं भी करते तो भी काम चल जाएगा। ये इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है? 28.5 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? √3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 1 अपॉन √3। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में √3 है, इसलिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय √3 एंड डिवाइड बाय √3। 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 2 into √3 2 √3 एंड अपॉन √3 into √3 3। 3 से 28.5 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 या 27, 1 बच गया, 0.35 या 50 और 9.5 भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 19 अंडर √3 एंड ऑल डायमेंशंस आर गिवन इन द मीटर्स। तो आंसर इज 19 √3 meter. Now check your answer from your answer sheet and then confirm.